नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। दिल्ली में एक्शन मोड में है रेखा गुप्ता सरकार। 5 अहम फैसले अब तक लिए जा चुके हैं। रेखा सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं, तो उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोपों की सियासत भी शुरू कर दी है। क्या है इसके पीछे का एजेंडा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि बीजेपी को हराने का मंसूबा आखिर कब तक पाले रहेगा विपक्ष, और उसके लिए क्या कुछ कर नहीं गुजरना चाहता है विपक्ष, और कांग्रेस की अगुवाई में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सोल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास जरूरी। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना को बताया विकसित भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण। साथ ही दिया जन से जगत का नारा। एक्शन मोड में दिल्ली की रेखा सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाने का बड़ा फैसला। डेपुटेशन पर भेजे गए अधिकारी लौटेंगे वापस। पीडब्ल्यूडी और जल अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक। 71 साल बाद दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे औपचारिक शुभारंभ। ग्रंथ दिंडी की परंपरा के साथ सम्मेलन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोग आए गरीबी रेखा से ऊपर। विधान सदन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा महाकुंभ का आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था में करने वाला है 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की वृद्धि। और प्रयागराज के महाकुंभ में सनातनी जमावड़े ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 40 दिन बाद भी उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का रेला। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर लगाई आस्था की डुबकी। तो सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, और दिल्ली में नई सरकार की नई पहल सामने आई है। और क्या है नई पहल, क्या है वो 5 बड़े फैसले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद संभालने के बाद फुल फॉर्म में, पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। सभी मंत्रियों के साथ आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक उनकी बैठक चल रही है, जिसमें शहर में सड़कों पर और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री सुबह से ही अपने आवास पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों से मिलती हुई नजर आई। उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त की गई हैं। डीटीसी बसों का पूरा आकलन किया जाएगा। जो नए फैसले लिए गए उनकी बात कर रहा हूं, जिनमें बताया गया है कि 40% बसें डिपो में हैं और नई बसें नहीं खरीदी गई हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिकों की जांच की जाएगी, जिनमें दवा की कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच की जाएगी। इसके अलावा रेखा गुप्ता सरकार ने कहा है कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर जारी रहेगा। इससे पहले गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 5 लाख का बीमा प्लस 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार की तरफ से। जल्द ही इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों सहित आम लोगों को ये बीमा, स्वास्थ्य बीमा जो है वो मिलने लगेगा। इसके साथ ही साथ एक और जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कैग रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा। कल हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने बताया था कि पिछली सरकार ने कैग रिपोर्ट को लंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो पिछली सरकार ने नहीं दी हैं। ये रिपोर्ट्स विधानसभा के पहले ही सत्र में पेश की जाएंगी।
वहीं दिल्ली में नई सरकार बनते ही विपक्षी आम आदमी पार्टी ने आरोपों की राजनीति एक बार फिर से शुरू कर दी है। पूर्व सीएम आतिशी ने पूछा है कि महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे, जबकि कैबिनेट की पहली बैठक में ही महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने के तौर तरीकों को लेकर के चर्चा की गई कि आखिर क्या विधा होगी, किस तरह से गणना की जाएगी और क्या तरीका होगा ये 2500 रुपए पेंशन देने को लेकर, और इसको लेकर के जल्द ही घोषणा की जा सकती है। तो यह कुल मिलाकर सियासत है, और जिस तरह से दिल्ली की जो नई सरकार है वो लगातार फैसले ले रही है, लगातार एक्शन मोड में है, उसकी बात हमने अब बताई। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कल हुई कैबिनेट बैठक के बाद आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने की बात कही। हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने PWD के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी, पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। और दिल्ली भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है, राज्य सरकार मोदी जी के विजन के साथ काम करेगी। दिल्ली के लोगों ने बहुत ही शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना है, सरकार को बनाया है, अपनी नई सरकार चुनी है, तो वो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और ये डबल इंजन की सरकार होगी। मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उनके विजन के साथ, मोदी जी के विजन के साथ ये सरकार काम करेगी। उधर पूर्व सीएम आतिशी ने भाजपा के चुनाव पहले की गई 2500 रुपए की घोषणा को लेकर, जो महिलाओं को दी जाने वाली 2500 रुपए थी, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछा है। आज यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हैं और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे। और भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी को जवाब दिया है। मंदिर में दो किस्म के लोग जाते हैं, एक पूजा करने के लिए जाते हैं जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, और दूसरे वहां से जूते उठाने के लिए जाते हैं। जो जूते उठाने वाला जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे जूता उठाने आए हैं। उनका कसूर नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, विचारों की सोच ही है। हम पूजा करके परमात्मा में आराधना करने वाले लोग हैं, वो जूते उठाने वाले लोग हैं, तो उनको लग रहा है सभी जूते उठाने वाले लोग हैं, तो इसको सोचने दीजिए। अच्छी बात है, उनको लगता है फोटो ऑप है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही करते थे। बहरहाल बात कोई भी हो, लेकिन ये भी बात समझने की जरूरत है कि अभी दिल्ली सरकार शपथ ग्रहण हुए, कल दिन में 12 बजे हुआ शपथ ग्रहण हुई, और जो बयान आया है उसको 24 घंटे भी नहीं बीते। आपको याद होगा कि जो दिल्ली की सरकार थी, 1000 रुपए देने का वादा किया था, 3 महीने का एक पीरियड था उनके पास जिसमें वो दे सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। पंजाब में इतने वर्षों तक नहीं दिया, और 24 घंटे नहीं बीते कि सवाल पूछ लिया कि आखिर 2500 रुपए क्यों नहीं मिले। तो जनता सब कुछ देख रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, आपके पास आएंगे ग्राउंड जीरो पर। सबसे पहले किस तरह से एक्शन मोड में दिख रही है सरकार? आज जो मीटिंग चल रही है, क्या कुछ उससे निकलने वाला है, क्या कुछ है इस मीटिंग का एजेंडा, इसके बारे में भी बताइए। धीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी धीरज, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मीटिंग हो रही है उसका एजेंडा क्या है, और क्या कुछ इसमें निकल कर आने वाला है? क्या जानकारी देंगे, क्योंकि एक्शन में है रेखा गुप्ता की सरकार। क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा, एक्शन मोड में दिल्ली की जो सरकार है
कल जो केंद्रीय जो कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि 2 फैसलों पे जो चर्चा जिसकी कल शाम से चल रही है। जो सबसे बड़ा फैसला है आयुष्मान भारत योजना की। आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि जो देश के केवल 2 ही राज्य थे, एक दिल्ली और दूसरा पश्चिम बंगाल, जहां की ये योजना लागू नहीं है। और प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में बार बार जोर देकर कहा कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां की इस योजना को लागू नहीं किया गया और यहाँ के लोगों को जो 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य लाभ है, उस लाभ से वंचित रखा गया। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो दिल्ली के सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया और इस योजना को टॉप अप के साथ लागू किया है। मतलब 5 लाख रुपए के आयुष्मान योजना के साथ 5 लाख रुपए का और मतलब कुल 10 लाख रुपए का जो लाभ है वो यहाँ की जनता को मिलेगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उसमें हुई है कि कैग की जो रिपोर्ट है, कैग की 14 रिपोर्ट है, जिसको कि अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया था। अब दिल्ली सरकार का ये मानना है कि ये जो पैसा है, दिल्ली का पैसा, वो दिल्ली के आम जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। तो हमने जो उसमें खर्च किए हैं, जो उसका जो नफा नुकसान का जो एक हिसाब है, वो हिसाब दिल्ली की जनता को होनी चाहिए। आखिरकार उस पैसे में, उस रिपोर्ट में क्या है जिसको कि विधानसभा पटल पर लाने में ये सरकार अभी तक उससे एक तरीके से ना नुकुर करती रही और उससे पीछे हटती रही। अब इनका जो दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है कि हम जो कैग की जो 14 रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को हम जो पहले विधानसभा सत्र के पहले पटल पर उसको हम रखेंगे। और अभी की जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठकर आई है कि दिल्ली की सड़कें तंग है और दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसकी की सड़कें जो तंग स्थिति में नहीं है। तो अभी जो बैठक जो मुख्यमंत्री की हो रही है, उस बैठक में दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो जल बोर्ड के अधिकारियों से भी मीटिंग हो रही है कि दिल्ली में जो शुद्ध पेयजल का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि दिल्ली के लोगों की शिकायत रही है कि उनके घरों में जो पानी आता है वो शुद्ध पानी नहीं आता है। तो दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी पिलाना ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। तो और इसके लिए एक बड़ी बैठक अभी जारी है और जो सबसे प्रमुख बातें हैं उन बैठकों का जो एक लब्बो लुआब है कि दिल्ली की तंग सड़कें और उन तंग सड़कों पर जो ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, बसों की जो व्यवस्था है, वो तंग स्थिति में है। कैसे उस व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जाए, क्योंकि देखिए आंकड़ों के लिहाज से अगर आप जानेंगे तो दिल्ली सरकार के बेरे में, डीटीसी के बेरे में लगभग 7400-7500 बसें हैं और जिसमें कि अगर उन बसों की भी बात करें तो उसमें लगभग 2500 के करीब जो बसें हैं वो तंग हाल स्थिति में है। इसका कारण ये है कि ये बसें जो हैं ये 2007 और 2010 के बीच में खरीदी गई थी। इसका जो एक तरीके से नुकसान दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आंकड़ों को ही अगर हम देख लेते हैं, इसमें से 70 से 80 बसें जो होती हैं आंकड़ों के लिहाज से रोजाना वो सड़कों पे खराब हो जाती है। तो इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। तो दिल्ली की खराब स्थिति, तंग की खराब स्थिति, सड़कों की खराब स्थिति और शुद्ध पेयजल, इसको लेकर एक जो बड़ी जो मीटिंग है अभी दिल्ली के सचिवालय में मुख्यमंत्री के साथ चल रही है। जी आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू की, अभी आपने आतिशी को सुना, 24 घंटे नहीं बीते और उन्होंने आरोप लगा दिया। जो लोग सालों तक, महीनों तक दिल्ली में और सालों तक पंजाब में वादा करने के बाद नहीं दे पाए, खुद मियां फजीहत दीगरे नसीहत, क्या कहेंगे? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को ये समझने की ज़रूरत है कि आपके जो पोस्टर की राजनीति की जो सियासत है उसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। जी, सबसे पहले तो इन्हें ये समीक्षा करनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि सीएम जो रेखा गुप्ता का जो आज आप सुबह का स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने इतनी बात कही है कि अप्पू भाई 15 साल यहाँ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है, 13 साल लगभग अरविंद केजरीवाल और उनके जो लोग हैं आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और 15 साल और 13 साल के 27-28 साल के बाद अगर बीजेपी की सरकार लौटी है, और जैसा आप बता रहे थे कि 24 घंटे के अंदर में आप पोस्टर लेके खड़े हो गए, कम से कम तो आप कम से कम महीना, 2 महीना, 4 महीना इंतजार कर लेते, या अपने पार्टी के जो फेल्योर है उसको समीक्षा कर लेते,
उसको कम से कम समीक्षा जितना दिन करने आप के नहीं दे बजाय पाए उतने दिन ही इंतजार आप कर लेते। इतना जी। इंतजार कर लेते हैं कि कम से कम आपको कम से कम अपने के लोगों के सामने में ये बात है कि इलेक्शन के समय में 2.5 साल पहले आपने पंजाब में लोगों से वादा किया था कि हम हर महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे, वो तो अभी आप तक दे नहीं पाए। तो सवाल ये है कि जनता इतना मूर्ख नहीं है जो ये लोग समझने की कोशिश कर रही है या बताने की कोशिश कर रही है। सिंपल सी बात है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन इस बात की करनी चाहिए कि जनता ने उसको नकारा है। अगर जनता ने नकारा है और वो देख रहा है कि अगर ये बात जनता के में उम्मीद है, तो जैसा धीरज बता रहे थे कि सुबह 7 बजे से सीएम के हाउस घर पे अगर दिल्ली की जनता खड़ी है और अपनी समस्या बताने के लिए और अब उसी की समस्या सुनने के लिए सीएम लोगों के बीच में खड़ी है, क्या ये दिल्ली ने इतने दिनों में देखा है क्या? अगर ये मौका एक फुल फॉर्म में सीएम है, अगर वो इस बात से जनता के बीच में खड़ी है, जनता की बात समस्या को लेकर खड़ी है, सारे ऑफिसरों को एक तरह से एक्टिवेट कर रही है, तो आप उनको वक्त देने के बजाय सीधे टिप्पणी पे आ जाते हैं, तो आप हास्यास्पद पर करते हैं और दूसरा के पब्लिक के बीच में जो बची खुची इमेज है उसको भी आप खो रहे हैं। ये मेरा मानना है। ठीक है, एक सवाल का जवाब बहुत बहुत जल्दी से चाहूंगा, समय समाप्त हो गया हमारी इस स्टोरी के लिए, लेकिन कैग की 14 रिपोर्ट्स हैं जो विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जानी है, तो सवाल का जवाब तो अब आम आदमी पार्टी को देना होगा। डेफिनेटली ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको कई बार लतार लगाई है कि भाई कैग की रिपोर्ट एक संवैधानिक दायित्व है कि किसी भी सरकार को कि असेंबली के फ्लोर पर वो रखे। वो एक सार्वजनिक आप कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक सबसे बाध्यता होती है, और आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि उसमें आपके शराब घोटाले की जिक्र है, आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आपके शीश महल में जो लूट की ये बनी थी, लूट में छूट की बात हुई थी उसकी का जिक्र है। तो आप इससे जो बचते रहे हैं, तो बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए एक मौका है कि आम आदमी पार्टी का जो एक राजनीतिक स्टाइल लोगों को दिखा रही थी उसका एक पर्दाफाश इनके सीएजी की रिपोर्ट में होनी है। ये एक तरह से आम आदमी पार्टी को खतरा दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर। तो धीरज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली स्टोरीज पर हम आपको फिर से दोबारा जोड़ेंगे। फिलहाल बात करेंगे कि बीजेपी को हराने का जो मंसूबा है उसको पूरा करने के लिए विपक्षी दल कहां तक जा सकते हैं, या ये शब्द मैं प्रयोग करूं कि कहां तक गिर सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। फिलहाल इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं।
स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब जिस विषय पर चर्चा करेंगे उससे जो राजनीति के जानने वाले लोग हैं और जो देश की जनता है वो तमाम बार रूबरू होती रही है कि बीजेपी को हराने का जो मंसूबा है विपक्ष के नेताओं का, वो गाहे बगाहे ही नहीं बल्कि अक्सर सामने आता रहता है। और इस मंसूबे को सच करने के लिए तमाम जो हथकंडे हैं वो अगर कहा जाए तो अपनाता रहा है विपक्ष भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे पर दलित संवाद कार्यक्रम रखा गया था। दलित संवाद कार्यक्रम में दलित उत्थान में काशीराम और मायावती की कुछ लोगों ने तारीफ की कि भाई इन लोगों ने भी कुछ काम किया है, लेकिन राहुल गांधी इस बात से सहमत नहीं थे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर बहन जी हमारे साथ होती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। राहुल गांधी उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल करने की इच्छा रखते थे, लेकिन यह सारा खेल दरअसल अखिलेश यादव ने बिगाड़ दिया था। ये कहने के बजाय राहुल गांधी मायावती पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। यह अलग बात है कि मायावती के साथ होने पर भी गठबंधन बीजेपी के अभियान को उत्तर प्रदेश में रोक नहीं पाया था, लेकिन पीडीए से लेकर कांग्रेस का दावा दलित वोट पर इन दिनों सबसे ज्यादा है। मायावती ने कांग्रेस पर जातिवादी और दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है वहां बसपा और उनके समर्थकों के साथ जातिवादी और द्वेषपूर्ण रवैया रखती है, लेकिन यूपी जैसे स्टेट्स में बीएसपी का सहयोग चाहती है जहां उनका कोई जनाधार नहीं है। पीएम मोदी देश की जनता से मिले अपार समर्थन के कारण लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जुगाड़ की सियासत से प्रधानमंत्री मोदी को परास्त करना चाहते हैं। सक्रिय राजनीति में हर पार्टी का सत्ता सबसे बड़ा मकसद होता है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि देश के अंदर और बाहर डीप स्टेट की मदद लेकर पहले नेता की इमेज को खराब करो, फिर लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है कि भारत को दी जाने वाली $21 मिलियन की सहायता रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बात समझ से परे है कि भारत में वोटर टर्नआउट प्रभावित करने के लिए यह राशि अमेरिका खर्च कर रहा है। हालांकि भारत के एक अखबार ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर फैक्ट चेक करने का दावा किया है कि यह पैसा बांग्लादेश सत्ता पलट के लिए अमेरिकी फंड का इस्तेमाल किया गया है। सवाल यह है कि अमेरिकी प्रशासन के ऑर्डर को लेकर अखबार का दावा कितना सही हो सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं उसको हम सही नहीं मानेंगे, जो हमारा फैक्ट चेक है जिसमें आपके पास कोई बेस नहीं है, आप उसको फैक्ट चेक बता करके सही बता रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान से भारत में सक्रिय डीप स्टेट को खतरा दिखने लगा है? आखिर ऐसा क्यों किया गया, यह भी समझने की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को हटाने के लिए विदेशों से मदद नहीं मांग रहे थे? क्या सरकार के खिलाफ सक्रिय टूलकिट्स, भारत के खिलाफ साजिशें नहीं रची जा रही थी? इन सबको दर्शकों को याद होगा कि किस तरह से टूलकिट सामने आई थी पिछले दिनों, चाहे वो किसान आंदोलन की बात रही हो या जो दूसरी चीजें थी। अमेरिकी विभाग डोज ने लिखित बयान में भारत के खिलाफ अमेरिकी फंड के इस्तेमाल का जिक्र किया है। ये सारी बात झूठी है, सिर्फ इकोसिस्टम का नैरेटिव सही है। इस बात पर सोचिएगा कि जो इकोसिस्टम कह रहा है वो सही है, जो अमेरिका के प्रशासन कह रहा है वो सब गलत हो गया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे से यह साफ हो गया है कि विदेशी ताकतें पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार में वापसी पर रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्हें विदेशों से मदद मिल रही है। सवाल यह है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, इसका नारा देकर पीएम मोदी पर आरोप लगाने वाले नेता अगर देश की जनता का फैसले का आदर न कर सके तो संविधान और लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा
सम्मान होगा अगर उसका फैसले का स्वागत करें तो। और यह समझने की जरूरत है कि जब लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, तमाम चीजें खतरे में, तो खतरे में डाल कौन रहा है यह भी समझने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि अगर मायावती इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो भाजपा कभी नहीं जीतती। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। सारी नजर दलित वोट बैंक पर है और ये भी, इसके पीछे का भी इंडिकेशन समझिएगा, मंशा भी है, मंसूबा भी है, उसको समझने की जरूरत है। और इस मंसूबे पर सवाल उठाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। वो क्या उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष वह जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। तो कांग्रेस को जातिवादी भी कहा और कहा कि यह उसका दोहरा चरित्र है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब साथ भी मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो भी हार जाते। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का, विकास का। उधर यूएस एड की साजिश के खुलासे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि यूएस एड से मिलकर ही मोदी जी ने नोटबंदी कराई थी। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएस एड से की। ये यूएस एड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है, कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो ये है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएस एड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। और जवाब में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि राहुल जी मोदी जी से नफरत करने वाले करते करते भारत विरोधी बन गए हैं। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह जी, स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे, ये जो मन की इच्छा है कि, और जाहिर तौर पर हर राजनीतिक पार्टी की इच्छा होती है कि विपक्षी को हरा दे, लेकिन उसके लिए जो मंसूबों को पूरा करने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उसको भी जायज होना चाहिए। नहीं कि जब ये कहते हैं कि साधन के साथ साथ साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए किसी भी युद्ध में। देखिए, युद्ध की बात तो ये अलग है, लेकिन सियासी पार्टियों में तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक महत्वाकांक्षा तो सत्ता पाना है। और ये, लेकिन इस सत्ता के लिए ये छटपटाहट जो है वो इसी दौर की कहानी है।
सत्ता के लिए ऐसी छटपटाहट कांग्रेस 50-60 साल तक इस देश में अपनी सत्ता चलाई है, दिल्ली के राजगद्दी पे, सिंहासन पे उसका कायम रहा है। ऐसी छटपटाहट तो बीजेपी में या किसी विपक्ष में कभी नहीं दिखी थी। ये छटपटाहट क्यों है ऐसी कि अब राहुल गांधी का जहां अभी दौरा होता है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे अभी यूपी में आए हों, यूपी में रायबरेली में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, दलित संवाद करते हो, और सीधे सीधे राहुल गांधी मायावती पे निशाना टारगेट करते हैं कि मायावती के कारण जो है बीजेपी जो वहाँ यूपी में इतनी सीटें भी जीत गई, वो सिर्फ मायावती के कारण। तो क्या राहुल गांधी ने कभी मायावती के साथ में कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं हुआ था? सपा का और मायावती का बीएसपी का अलायंस नहीं हुआ था? तो आप सीधे लोगों को गुमराह करते हैं जी। आप वहां गुमराह करते हैं लोगों को कि मायावती के कारण बीजेपी सत्ता में आ गई। यहां आप ये बात कहते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो मायावती आपको सही जवाब दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी क्या जातिवादी पार्टी बन गई है? और बिल्कुल बन गई है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने मूल स्वरूप की जो पार्टी है वो पार्टी रह गई है? विशुद्ध वामपंथी सोच वाली इस पार्टी ने आज भारत की राजनीति में जो व्यवस्था बना के आपने देखा है कि जिस तरह के राजनीतिक डिस्कोर्स में अपने को लाया है, वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऊपर से आज अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये जो खुलासा किया है, ये खुलासा क्या आज का है? क्या इस देश में डीप स्टेट जो है वो लगातार इस तरह से एक्टिव नहीं है? आप मोदी सरकार के खिलाफ में इतने प्रपंच के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? आप हर फैसले का विरोध करना एक विपक्ष की अपनी एक राजनीतिक एक दायित्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप एक डीप स्टेट का उसमें एक पार्ट बन जाए, ये क्या राहुल गांधी नहीं बने हैं? क्या वो विदेश के हर दौरे में उन्होंने ये विदेशियों से ये मांग नहीं किया है कि भारत में लोकतंत्र को बनाने के लिए हमें आप मोदी सरकार को हटाइए? क्या उन्होंने विदेशों से मांग नहीं किया है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? तो आप जो बोल रहे हैं भाई साहब, उसका जवाब ये आज ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप का इस चर्चा से आया है कि उसने बंद किया है यूएसएड के इस फंड को। और खुद प्रेसिडेंट इस बात के लिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका 21 मिलियन डॉलर क्यों दे भाई भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए? तो आप भारत की जनता के साथ साथ भारत के लोकतंत्र को एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। आज एक अखबार में छपी खबर को लेके आप जिसको फैक्ट चेक कहते हैं, वो भी एक तरह से गुमराह करने वाले हैं कि सारे लाभार्थी, सारे डीप स्टेट प्रेसिडेंट ट्रंप के खुलासे से आज डरे हुए हैं। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के खुलासे से डीप स्टेट और लाभार्थी डरे हुए हैं। संदीप जी, ये सत्ता पाने की अकुलाहट तो ठीक है, लेकिन उसको पाने के लिए कदम कदम पर छल छद्म और प्रपंच, और वो भी अगर विदेशों से मदद ली जा रही है, तो ये तो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार अपना मोबाइल या अपैरेटस जो है वो चेक कर लें जी। और आपको यहां से दर्शकों ले चलेंगे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग के लिए। $21 million funding for voter turnout in India. Has the US side discussed this or raised this issue with India before? Okay. Suhasini. Just following up on the question about the Department of Government Efficiency's claims in the US about payments that were to have gone to India. That's what the social media post says, that this money of $21 million was to have gone to India and has since been cancelled. I wanted to ask if the government knows where this money was expected to be received and under what category that was going to be. I think they talk about voter education, but obviously the Indian government would know where that money was to have been received in the future. My second question is related to that, which is that in the last, well, probably 50 years, but in the last 10 years in particular, since the 2015 joint statement between India and the US, I think it's called Sabka Vikas Sajha Bayan, there are a number of MOUs that the Indian government has entered into with the USAID. So there are MOUs with the Department of Animal Husbandry, with the Ministry of Health and Family Welfare, a number of others for the Gandhi King Fellowship, which was held, I think, in June. The signing was done in the presence of the national security advisors of both countries.
So these are all specific MOUs with USAID. In light of the comments made by President Trump, I wanted to know if India is considering cancelling all its MOUs and agreements with USAID, and if there is an inquiry underway about the money that actually already had come in. I do have a question later about the Indian immigrants, but I can wait on that. Okay. Rishabh? Joint Secretary, good afternoon. This is Rishabh from Times Now. So there are two questions, both on Bangladesh. When External Affairs Minister met his counterpart, Tawhid Hussain, on the sidelines of IOR, was SARC discussed? Because there are reports that SARC was discussed and Bangladesh wanted to resume SARC. Also, a related question to Bangladesh, that we have seen there have been comments coming in from the members of interim government which are quite violent toward India, anti-India statements. Is that affecting the bilateral talks or bilateral negotiations, whatever is happening between Delhi and Dhaka? Okay. Reza? Reza from Hindustan Times. I was just wondering if we could get a kind of a quick snapshot of how much aid we have received from the USA, even in the last 5 years or 2 or 3 years, and how much of that is from USAID out of the total figures. Siddhant? Sir, short while ago, the Indian External Affairs Minister and the Chinese FM had a bilateral meeting, a second bilateral meeting since the Kazan talk. So essentially, if you can brief us, what was the key talking point from the Indian side and what were the expectations over next steps in terms of normalization of the relationship? Okay. We've got 5 questions, so we'll come back for more. So Ayushi and Suhasini, our question is regarding USAID, the information that has been put out. So, we have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, Reza, relevant authorities are looking into this matter, and hopefully we can come up with an update on that subsequently. अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि कुछ यूएसएड की एक्टिविटीज़ और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है, और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में। हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और इस वक्त इस समय इस मुद्दे पे कोई भी पब्लिक कमेंट या घोषणा करना मेरे समझ से समयोचित नहीं होगा। Rishabh, on your question regarding Bangladesh, first question was regarding whether SARC came up for discussion or not. Yes, the matter was brought up by the Bangladesh side in External Affairs meeting. When EM met with Bangladesh foreign advisor in Muscat, everyone in South Asia is aware of which country and what activities are responsible for stymieing SARC. EM conveyed that it is important that Bangladesh should not normalize terrorism. Regarding a second question about the comments being made by certain advisors and what sort of impact it will have on our dealings, yes, we have taken note of such remarks, which are of course not helpful. It is for the concerned individuals to reflect on implications for their particular domain. So that is how I would like to answer your question. Siddhant, on the meeting with the Chinese foreign minister, just a while ago,
we had this meeting on the sidelines of the G20 foreign ministers meeting in Johannesburg. External Affairs Minister and Chinese Foreign Minister, His Excellency Wang Yi, met on the sidelines of G20. The meeting lasted for about 30 minutes. The two ministers reviewed developments in our bilateral relationship since their last meeting in November. Specifically, the management of peace and tranquility in border areas, Kailash Mansarovar Yatra resumption, trans-border rivers, flight connectivity, and travel facilitation were discussed. There was also an exchange of views on G20 and SCO. So that is to give you a readout of the foreign ministers, external affairs ministers with meeting with the Chinese foreign minister. In addition, we have put out his opening remarks, which are there available in the public domain. So I would refer you to them. Thank you. Ji. सर मुकेश कौशिक फ्रॉम दैनिक भास्कर सर, जैसा आपने कहा कि रिलेवेंट डिपार्टमेंट इसको देख रहे हैं यूएसएड को, कैन यू टेल अस कि ये रिलेवेंट डिपार्टमेंट कौन से हैं, क्या उनकी कोई इंटर मिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म बनाई गई है, और डू यू डिसएग्री विद द रिपोर्ट दैट मनी वाज नॉट फॉर इंडिया बट फॉर बांग्लादेश? Okay. Huma. So I'm Huma Siddiqui. I have a I don't know if this question was asked, but at KIT there was an incident where a Nepalese student has committed suicide. Correct. So what is the MEA doing about? I mean, do you have anything, any update on the situation there? Okay. Good evening, sir. Thierry Maheshwari from Sputnik. Sir, I have two questions. One is regarding the meeting between EM Jaishankar and Foreign Minister Sergei Lavrov. The Russian readout said that Mr. Jaishankar was briefed on the Riyadh summit, and now we are seeing that there are some differences between Ukraine and the US administration. So, how does India look at the normalization of relations between, a step towards normalization of relations between US and Russia? So the second question is in regards to the meeting between the Brazilian Foreign Minister and EM Jaishankar. So was the threat of imposing tariffs on BRICS countries, was that discussed during the meeting? Thank you, sir. Okay. Keshav? So, thank you. Good evening, Keshav from The Print. Just associating with what was asked earlier, when discussions with the Brazilian foreign minister took place, as well as when EM Jaishankar called upon the president of South Africa, was BRICS' future discussed, given that the US President Donald Trump said that BRICS is dead and has been attacking the regional bloc at various levels over the last few months? And secondly, continuing with the question of the meeting with Mr. Lavrov, did India take any position with regards to bringing both Ukraine and Russia to the table, given the Riyadh summit did not have the participation of Ukraine? Thank you, sir. सर मैं प्रकाश दुबे न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है कि अमेरिका से मैं अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को जिनको वापस भेजा जा रहा है, कुछ तस्वीरें आई हैं पनामा में जिनको छोड़ा गया है, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? दूसरा, जिस तरह से उनको सैनिक विमान से पहले भेजा गया, उसको लेकर पार्लियामेंट में कई अपोजिशन की पार्टियों ने आपत्ति जताई थी देश में, उसको लेकर विरोध भी हो रहा है। तो भारत सरकार ने कहा था वो यूएस से बात करेगी, उसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि अभी भी उसी तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, अवैध रूप से भारतीयों को उसी तरीके से भेजा जा रहा है, हथकड़ी लगाकर। ओके, मुकेश जी, देखिए, यूएसएड के मुद्दे पे जो मुझे कहना था मैंने आपको उससे अवगत कराया है, और ये बताया है कि बहुत सारे भारतीय सरकार में इकाई हैं जो इस पे यूएसएड के साथ काम करती हैं, वो कई एक मंत्रालय हैं। तो जितने भी इससे संबंधित मंत्रालय और जो एजेंसीज काम कर रहे हैं वो इस मुद्दे को अभी देख रहे हैं। तो जब एक अपडेट हमारे पास आएगा तो आपसे अपन साझा करेंगे। हुमा, ऑन KIT, what happened there with the Nepalese students, we are deeply saddened.
by the tragic death of the Nepalese student at the Kalanga Institute of Industrial Technology in Bhubaneswar. We convey our heartfelt condolences to the grieving family. The Government of India, as you know, accords high priority to the safety, security and well-being of all international students in our country. MEA has been in constant touch with the Odisha government and KIT authorities since the situation came to light. We have also maintained close contact with the Nepalese authority. Pursuant to our outreach, several steps have been taken by the Odisha government as well as the KIT Institute to address the situation. Odisha police has made several arrests, including the accused, and cases have been filed against these people. The government of Odisha has also constituted a high-level fact-finding committee based on whose findings appropriate legal and administrative actions shall be taken going forward. The Odisha government has also taken steps to facilitate the return, because as you would know, several of the students had gone back and now they are coming. So the Odisha government has also taken steps to facilitate the return of Nepalese student and ensure their safety, security and participation in academic activities. The Odisha police, local police in Bhubaneswar, has also established a 24/7 helpline number for Nepalese students. We remain in regular contact with the Nepalese authorities as also the Odisha government to ensure real-time communication and coordination in this matter. Nepali students studying in India form an important facet of the enduring people-to-people ties, links that we share with Nepal. The Government of India will continue to take all necessary actions and steps to ensure the safety and security and well-being of all Nepali students in India. Dharya, regarding a meeting with Foreign Minister of Russia, we had External Affairs Minister had a meeting with the Foreign Minister of Russia on the sidelines of G20 Foreign Ministers meeting in Johannesburg. If I'm not wrong, the meeting happened yesterday. They discussed all aspects of India-Russia bilateral ties, naturally, and also they discussed the recent developments pertaining to the Ukraine conflict, including what transpired or including the developments that happened in his Riyadh meeting, and they have agreed to remain in touch. We've also posted details of this meeting on our digital platforms. Insofar as the meeting, External Affairs meeting with the Brazilian Foreign Minister is concerned, yes, he did have a meeting with the Brazilian Foreign Minister because we also form part of the Troika, India, Brazil and South Africa, and both leaders discussed bilateral ties, global developments, our work in G20 and how we could contribute to the process further. And these were some of the discussions, some of the issues that were discussed in the meeting with the Brazilian Foreign Minister. Keshav, on the question of BRICS, what direction it is going, I would ask you to look at the remarks made by the Foreign Minister, our External Affairs Minister, sorry, on the discussion. There was a discussion session in G20 yesterday on titled Discussion on the Global Geopolitical Situation that happened yesterday, where External Affairs Minister has spoken about the developments in the world in general terms, and what G20 means in that regard, etc. So that will give you an answer as to what is our position on BRICS and how we see things going forward. Again, with he called on President Ramaphosa. Obviously, it's important. This meeting was important because South Africa is the chair, and President Ramaphosa will be conducting the summit meeting, the G20 summit meeting, when it happens in Johannesburg later this year. In the call on, obviously, there were issues of bilateral nature which were discussed, as also issues concerning G20
meetings. And specifically, the G20 session that EM addressed was focused on, the challenges that we see in the world today. So those issues you can refer to in his remarks. प्रकाश जी, पनामा में कुछ डेपोटीज अमेरिका से लाए गए हैं। इनको अमेरिका से पनामा लाया गया है। वहाँ पर इनको होटल में रखा गया है। उसमें से कुछ लोग भारतीय नागरिक हो सकते हैं। इसकी पुष्टि तभी होगी जब इनका वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका वेरिफिकेशन हम कर लेंगे। एक बार इनकी ये स्थापित हो जाती है कि ये लोग जो वहाँ गए हैं वो भारत के नागरिक हैं, तो फिर उनको दस्तावेज जारी किया जाएगा ताकि उनको फिर वहाँ से अपना घर भारत वापस लाया जाए। तो ये है जो मैं आपसे अभी साझा कर सकता हूँ, जो हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। एक और बात आपने कही, जो फ्लाइट्स आई थी 15 और 16 तारीख को, उसके बारे में कि उसमें भी क्या बेड़ी लगा के लाए गए लोग को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 और 16 तारीख को जो फ्लाइट्स लाए गए हैं, हम लोगों ने अपनी कंसर्न्स जो हैं वो अमेरिकी सरकार के साथ साझा की थी कि जो वहाँ से लोग आए उसको एक ह्यूमन तरीके से उनको लाया जाए और उनके साथ और भी जो उनके रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ हैं उनका ध्यान में रखा जाए। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो 15 और 16 फरवरी को जो जहाज आई अमृतसर में, उसमें बच्चों को और जो औरतें हैं उनको किसी प्रकार का वो शैकलिंग नहीं किया गया। इंग्लिश में? अच्छा। तो we've seen some reports about deportation flights to Panama and Costa Rica. Now, it is our understanding that these have been undertaken as per a bridge arrangement between US and the respective governments. Both Costa Rica and Panama have agreed to serve as transit countries for deportees, while the US bears all the costs of the operation. We have some Indian nationals, we understand, and our mission in the group, and our mission in Panama, which is also accredited to Costa Rica. They are in touch with the local authorities. In case of Panama, we are verifying the details, whether the individuals concerned are Indian nationals or not. Once that verification details are complete, then arrangements will be made for the return of these Indian nationals back home. In case of Costa Rica, while we have heard that some people have been sent from United States, we have heard this through media. Officially, we have yet to hear from the Costa Rica side. Swasti. Sorry, just a follow-up to your answer just now. Are we to understand that Indians can be picked up at will in the US, sent to a third country without our okay on this? And are we in any way taking it up with the United States, either in Washington or in Delhi, that none of this constitutes? I mean, one thing you said was that women and children are no longer being shackled, but men are still being shackled. Military planes are still being used. Suspected illegally entered Indian immigrants, because these are people the US is saying are illegal immigrants, are being picked up and sent to a third country. And the Indian government does not seem to have a visible response to it other than to say we will make arrangements if and when required. Reza from Hindustan Times. There are legal experts in Panama who are actually questioning the validity of these deportations to Panama. They are saying that they don't seem to have a sound legal basis. Wouldn't this complicate the issue for people who may be of Indian origin, I mean Indian nationality over there? And are we discussing this with the US? Sudhi? Sir, Shruti Rajan from Bloomberg.
Any understanding that you can give us as to whether the government of India, including the Ministry of External Affairs, have gotten together and deciding a response or a preparation for the trade agreement that India and US is supposed to be doing by fall? And if so, where is that exercise, sir? Ajay? Sir, I'm Ajay Banerjee from the Tribune. I refer to you to a media report today which has appeared in the English newspaper in India, which has fact-checked Donald Trump's claim of giving $21 million to India. So, sir, my question to you is, have we agreed or have we accepted the fact that $21 million have come to India or not? That is the only point. Please. Sir, this is Agni from ABP. Yesterday in a press conference, DG BGB categorically said and denied the allegation of minority atrocity in Bangladesh. He said that this is exaggeration and media planted. What is your reaction to this, sir? Okay, we got 5 questions here. So Suhasini, first, whether they're being picked up at will or not, I think you should take your question to the relevant government. As far as our understanding is concerned, the people who've been sent back to Panama, they were staying in the United States illegally. Now they are there in Panama. We're taking care of them. Once their identity is established and we are certain they are Indian nationals, documentations will be done and they will arrangements by relevant people, relevant authorities there would be made for them to return back home. So hopefully that should happen soon. Sorry? See, we understand that the United States government has had arrangement with few countries. That's why I made this reference to a bridge arrangement between the United States and the respective governments. So Costa Rica and Panama happens to be part of that. Reza, on legal experts on deportation, this may be a view in Panama, but as far as we are concerned, we've made it very clear right from the very beginning that if there is any Indian national abroad who's staying there illegally and we happen to verify that he's an Indian national, we are ready to take them back. This is exactly what is happening in the case of Panama as well. My understanding is that once their details are, we are certain that they are Indian nationals, arrangements will be made for them to return home. And question regarding whether we are discussing, yes, we are in talks with the Panama government there. Our embassy there is in regular touch. They've had consular access. In fact, there was a issue that, some of them were having some difficulty there. That may have been case with people from other nationality, not with people who supposedly are of Indian nationality. So on trade agreement, see the joint statement that was adopted a few days back when the Prime Minister visited the United States, it is a very clear language in the joint statement as to how both sides are going to move forward on this bilateral trade arrangement by fall of 2025. So I would refer you to that. But just to highlight that both sides have agreed to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by fall of 2025. The joint statement, in fact, also refers that the two sides will take an integrated approach to strengthen and deepen bilateral trade across goods and services sector and will work towards increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration. So, as per the agreement in the joint statement, now in the next phase, we'll move forward on the trade issues that are there to be handled. Ajay, whether your question is regarding specific confirmation, I just said that relevant agencies and departments in Government of India are looking into the matter, and therefore first let them look into the matter, study the issues at hand, and thereafter we'll come up with whatever we have to say and update you. At this point in time, it is a little premature for us to comment on this matter. Agni, your question regarding minority issues in Bangladesh, we are all aware what has happened in the last
several months. There have been issues regarding security and safety of minorities in Bangladesh. In fact, this was an issue which came up for discussion during Prime Minister's visit in Washington as well. And we relayed our concerns as what's happening in Bangladesh. Kunal? Good evening, sir. This is Kunal Dutt from PTI. Two-part question. One is on the Prime Minister's recent visit to US. The issue of deportation, I'm not in which language it came up during the bilateral talks, but it did come out after as an outcome that they will try to clamp down on the system, the ecosystem that promotes and which allows them to thrive. Has there any roadmap been drawn since the return of the Prime Minister about the illegal deportation, the illegal migration, sir, number one? And number two, the talks about Russia-Ukraine crisis now being seen happening at two places, the two poles rather. One is in Europe, Paris, and the other in Riyadh. India has maintained a very constant position of being on the side of peace. But in the light of the recent development, is India recalibrating its position, or does it still maintain the same position? Thank you. Neeraj? सर नमस्कार, मैं नीरज सुबे प्रभा साक्षी से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल सर ये है कि ऐसी खबरें हैं कि जो चीनी नौसेना है वो ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक्सरसाइज कर रही है उससे तनाव बना हुआ है, और इस तरह की रिपोर्टें हैं कि वहाँ पर एक्सरसाइज करना जो है वो सामान्य घटना नहीं है। तो क्या क्वाड नेताओं ने इसका कुछ संज्ञान लिया, इस पर कुछ अभी की प्रतिक्रिया? और दूसरा सर, 2 दिन पहले पाकिस्तान ने फिर से वही अपनी पुरानी चाल चलते हुए अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, इस पर? Okay. Raghavendra? Yeah, Raghavendra Varma from German Television ZDF. Sir, it's about the illegal immigrants. You had earlier mentioned that this illegal immigration is connected to organized crime. So does Indian government consider those involved in illegal immigration as also criminal in any way? And there were reports that at least one tried to go again abroad after being unsuccessful first time. So would all these individuals who come back, they retain their passports? Are they free to go again out whenever they want, or is there something else Indian government has planned? Please. Thank you, sir. I'm Shailesh from National Defense, sir. During the visit of our Prime Minister to Washington, D.C., sir, President Trump offered F-35 out of blue, but there have been lingering deliveries of G F-404 engine for LCA Tejas, and your chief has raised that issue. Was this issue discussed of the lingering deliveries of engines, sir? Yeah, please. Sandra from Deutsche Welle. Just a question regarding the big visit of the European Union Commission next week. Clearly they would want to revitalize the free trade agreement talks, which have been going on for 18 years. What are India's expectations, given the shifting global order? Okay. Can we come back? So Kunal, first regarding your question about illegal immigration. You know, this matter has been discussed here in India at the highest level, and this matter was discussed in Washington as well. If you read the joint statement, there is expansive language on illegal immigration, conveying the commitment of both countries to combat it. Prime Minister in his statement in Washington also made it very clear that human trafficking needs to be fought by India, United States, and all countries who have a stake in it. Because we need to fight it tooth and nail. It does not serve the purpose of anybody's purpose. If you look at the press, the joint statement carefully, it has very strong language as to how both countries want to fight illegal immigration and how they want to take it forward. It talks about both countries aggressively addressing illegal migration and human trafficking by taking strong action against bad actors, criminal facilitators, and illegal immigration networks to promote mutual security of both countries. It also talks about illegal immigration networks, organized crime syndicates, including narco-terrorists, human
and arms traffickers as well as other elements who threaten public and diplomatic safety and security and the sovereignty and territorial integrity of both nations. So very strong language, very strong commitment between the two countries to fight illegal immigration and along with it associated organized crime and several other elements, criminal elements that form part of the network. On Russia-Ukraine crisis, see, Kunal, our position, there are talks that are happening in several parts. Our position on this particular issue is very clear. We called for and we have maintained this consistently that we want both parties involved to resort to dialogue and diplomacy and take this process forward. Our Prime Minister, when he was addressing the press conference in Washington, yet again made it very clear that this is not an era of war and that there is no solution for any conflict on the battlefield. So our position has been consistent and our position remains that dialogue and diplomacy is the way forward. नीरज, पहला सवाल आपका जो है कश्मीर को लेके, देखिए कश्मीर पे जो हमारा पोजीशन है मैं उसको फिर से रखना चाहता हूं आपके सामने कि कश्मीर भारत का एक, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है रहेगा और इस पे कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और जहां तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात है, वहाँ पर हमारा पोजीशन बड़ा क्लियर है कि जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए और कोई भी वहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुलझाना चाहिए। Again, on illegal immigration, we are committed to fight it tooth and nail. It is, of course, linked to organized crime. I understand that some arrests have been made here by respective state police and governments to crack down on illegal immigration. Some of the people who've come back, they have gone home. In some cases, there may have been other issues. Whether they continue to be, whether they are free or not to go here and there, those are issues that can be that will be looked into by people. But you know, when they've gone home, they are gone home. They have not been arrested. See, no. Once a passport issued, there is certain procedure that is adopted, and those things will be taken into account as and when, you know, travel documents are being issued to you. Shailesh, your question was regarding G engines. Yes, this matter, the delayed delivery of G engines was taken up during Prime Minister's visit. We remain engaged with the US side on all aspects relating to contracted defense articles, including the timely deliveries. Furthermore, during the visit of the Prime Minister, as you are aware, you would have seen it, it was decided that the two sides have agreed to conclude a new 10-year framework for the US-India major defense partnership in the 21st century. This is also reflected in the joint statement. So, yes, to answer your question, this particular issue was discussed during Prime Minister's visit. The other question that you asked was regarding F-35. The India-US joint statement mentions that the US side is reviewing its policy on releasing fifth-generation fighters to India. President Trump had also made a reference during the press conference to F-35 aircraft. And no formal acquisition process for a fifth-generation fighter has been initiated as yet at our end. Regarding your question, yes, we will be putting out a press release on the upcoming visit. European Union, India strategic partnership is very important for us, and we are looking forward to this particular conversation happening at the high level so that we can further strengthen India-EU partnership. Hopefully soon we will announce the visit of the incoming delegation, high-level delegation from the European Union.
all aspects of the relationship, including trade issues, technology issues, will be discussed during the visit. Huma and Abhishek. Sir, there are reports about a Kenyan diplomat's son allegedly raping a minor. So what is the MEA doing about it? Is there any update? And my second question is, during the PM's visit to the US, did the two sides talk about India getting crude from Venezuela? Sorry? From Venezuela, can we restart on the government level, not at a commercial level? Hi sir, Abhishek this side. During the recent visit of Turkish president in Pakistan, he said that Turkey stands in solidarity with our Kashmiri brothers. So my question is that has MEA taken note of this statement, and what is your stance on that? Also, we have learned from media reports that there is some negotiation between Indian government and the Taliban establishment of a diplomat accredited with Taliban being posted in India. Do you have any update on that? Okay. Mukesh. Sir, last I checked from parliamentary questions, there were over 269 illegal American migrants in India some years ago. What is the current situation and what are our plans to send them back? Please. सर मैं संजीव त्रिवेदी न्यूज़ 24 टेलीविजन से जो इस वक्त बातें हो रही है मौजूदा जो डिबेट है यूएसएड वाले मामले में उसमें ये है कि $21 बिलियन आए या नहीं आए जो एलन मस्क का डिपार्टमेंट है वो अभी भी उस ट्वीट को कायम रखे हुआ है जिसमें कहा जाता है कि $21 बिलियन भारत आए थे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं आज कुछ अखबारों में वो कहती है कि वो भारत आया ही नहीं का। अब आपके जवाब से ये लगता है कि जांच अगर चल रही है तो शायद वो भारत आया था और इस हिसाब से जांच चल रही है कि भारत में वो रिसीव हुआ था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? So let me come to these questions. Huma, first your question regarding the issue involving a Kenyan student from the Kenyan embassy. We have requested the Kenyan government to waive diplomatic immunity of the person concerned so that the investigation in the matter can go forward, and we are pursuing this matter with the Kenyan government. On the issue of crude from Venezuela, I don't think this is a bilateral matter between India and Venezuela. This particular matter rests with India and Venezuela, not between India and the United States. So I don't have an update on that, but we'll come back to you. Abhishek, regarding your question on the issue of Kashmir, which was raised in Pakistan, we reject such objectionable comments on matters which are internal to India. We have lodged a strong protest with the Turkish ambassador in Delhi. Such unwarranted statements on India's territorial integrity and sovereignty are unacceptable. Jammu and Kashmir is an integral part of India. No other country has any locus standi to comment on it. Instead of commenting on internal affairs of another country, it would have been appropriate if Pakistan's policy of using cross-border terrorism against India, which remains the biggest threat for the people of Jammu and Kashmir, had been called out. The other question regarding okay, now, we do not comment on hypothetical comments, situations and developments. That is how we look at your question. मुकेश जी, मेरे पास जिस सवाल का जवाब, आपका सवाल का जवाब कोई अपडेट नहीं है कि आपने कहां से 2269 लोग यहां इलीगली रह रहे हैं। तो इलीगली जो भी यहां रह रहा है, अवैध रूप से रह रहा है, जो हमारे संस्थाएं हैं वो उस पर कार्यरत होते हैं और उसके अपने कानूनबद्ध विधिवत जो
कार्यक्रम करना है। करंट नंबर के मेरे पास अपडेट नहीं है, तो मैं आपको जो संस्थाएं हैं उनके पास नंबर होगा कि कितने लोग या डिटेंशन में हैं या जेल में हैं जो अवैध रूप से रह रहे हो यहाँ पर, और उनके साथ क्या कार्य किया जा रहा है। तो मेरे पास अभी अपडेट नहीं है, अपडेट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। संजीव, आपके सवाल और कई एक उससे लगा हुआ सवाल, कई एक सारे सवाल पहले हो गए आए हुए थे यूएसएड पे। उस पर हमने कहा कि जो हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, जो मंत्रालय हैं, वो इस मुद्दे को देख रही है, और एक बार जब हम लोग को थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उसके बाद जो है हम इस पे और कुछ आगे बोल सकते हैं। इस समय ये मतलब प्रीमैच्योर है हमको कि कोई पब्लिक कमेंट करना। तो जो मैंने कहा मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा भी मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press conference. Thank you. तो आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए डीटी न्यूज़। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11